अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और सब कुछ लोग तो पुराने हैं बट कुछ लोग नए हैं। जो पुराने हैं उनसे हाँ ज़्यादा नए हैं वैसे। पुराने से तो इंटरेक्शन है बट जो नए हैं फॉर देम आई एम डॉक्टर मरियम जाहिद एंड आई हैव बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड आई गॉट 4th पोजीशन इन सीएसएस दिस ईयर। तो पहले तो बताएंगे आप लोगों का सेशन कौन कौन से वाले, तो पुराने वाले जो नए वाले उनको कब से स्टार्ट की उन्होंने प्रिपरेशन? अच्छा, आपको भी रिसेंट सेशन है अगस्त वाला, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। तो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट द इंग्लिश ऐसे। और जैसे कि यू ऑल नो, जैसे आप सबको पता होगा कि इंग्लिश ऐसे एकदम वो सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा फेल होता है सीएसएस में। और सबसे ज़्यादा जो मतलब रेशियो है फ्लंक होने की वो भी इसी इंग्लिश ऐसे के अंदर है। हम इंग्लिश ऐसे को टैकल करना जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इजी थिंग। बस इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लिखनी, कोई कम नहीं लिखनी। लाइक जितना आप ऐसे को सिंपल रखेंगे ना उतना ऐसे वो पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इंग्लिश ऐसे के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना अपने पास थोड़ा बहुत डाटा इकट्ठा करें और कुछ थीम्स जो है ना उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। पहले तो मैं आपको ऐसे कुछ रूल्स बताऊंगी, ऐसे के कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। उससे पहले ना आप लोग कुछ थीम्स लिखें जो आप लोगों ने प्रिपेयर लाजमी करने हैं, ठीक है। नंबर 1 थीम इज द डेमोक्रेसी। अब हमने इसमें इस तरह से चलना है कि एवरी डे आई विल गिव यू अ थीम जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने डाटा किस तरह से सर्च करना है। आप लोग अपना डाटा वगैरह सर्च करके लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे में इस तरह से होगा कि हम लोग रोज लाइक अगर मैं आपको डेमोक्रेसी बता रही हूँ तो डेमोक्रेसी की 2-3 डोमेन्स बताऊंगी। तो एवरी डे आई विल गिव यू 3-4 डोमेन्स। तो आप लोग टॉपिक की वो डोमेन्स पे डाटा इकट्ठा करेंगे एंड देन आई विल टेल यू द वे हाउ टू गैदर द डाटा। हम उसके बाद जब आप 2-3 दिन बाद एक डाटा इकट्ठा कर लेंगे ना, देन आप लोग उस पर आउटलाइन लिखेंगे, फिर वो चेक करेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम आपके थीम्स कवर हो जाएंगे, सही है। अब पहला जो थीम होगा ना वो आपको होगा डेमोक्रेसी। इसके अलावा दूसरा होगा जेंडर। थर्ड इज क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज या कुछ भी क्लाइमेट। फोर्थ हमारे पास एआई आएगा, इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आते हैं लिटरेरी एसेस, जो कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अटेम्प्ट ना करें अनलेस अनटिल आपका कोई बहुत ही लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं है। तो इस थीम को जो है ना आप लोग फिलहाल के लिए स्किप कर दें। आप लोगों ने ये ऊपर वाले थीम्स प्रिपेयर करने हैं। जब आपके ये वाले थीम 7 प्रिपेयर हो जाएंगे ना, उसके बाद आई टेल यू सम 2 to 3 मेन थीम जो इसके अलावा होंगे। आप ग्लोबलाइजेशन भी इसमें लिखने क्योंकि वो भी आता है। 9th में सी मीन्स करंट अफेयर्स। आपका एक है ना, एक ऐसे का टॉपिक इस तरह का जरूर आता है जो कि करंट अफेयर्स से होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात होती है कि जब आपके पास ऐसे का पेपर आएगा ना, उसमें एक ना एक ऐसे डेमोक्रेसी में से लाजमी आएगा, एक जेंडर में से लाजमी आएगा, टेक्नोलॉजी साइंस में से लाजमी आएगा, डेमोक्रेसी के साथ सोशल मीडिया से भी लाजमी आएगा, और एक करंट अफेयर से आएगा। और लिटरेरी एसेस भी 2 या 3 लाजमी आएंगे। बट इन केस जैसे 2023 का पेपर था, उसमें लिटरेरी एसेस 6 से ज्यादा थे और बाकी एसेस कम थे। ऐसे पेपर में आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आपने इन्हीं थीम्स में से कोई एक चूज करना होता है। वरना नॉर्मली क्या होता है, बैलेंस होता है कि 2 लिटरेरी एसेस आते हैं, बाकी 8 ही आते हैं, ताकि आप आराम से इनमें से चूज कर लें, ठीक है। इन केस आपके पास कोई इसमें से टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, और आपको लिटरेरी फिर आपके बस मजबूरन चूज करना पड़ जाता है, तो आप लिटरेरी चूज करेंगे। वरना 99.9% आपने अवॉइड करने का लिटरेरी ऐसे ना लिखें और आप इन्हीं में से कोई ऐसे लिखें।
अब कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट वो डेमोक्रेसी पे ऐसे दे दे, डायरेक्ट जेंडर पे दे दे। इसकी कोई ना कोई वैसी डोमेन आपसे पूछेगा जो आपने किसी ना किसी एंगल से पढ़ी होगी, बट उस पर आपको डाटा नहीं होगा। तो इसका सीन क्या होता है कि जब आपके पास कोई इस तरह का एलियन टॉपिक आता है ना, तो आपने अपनी सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। और उसके लिए जितनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी, जितना आपको डाटा अच्छा होगा, उतना आपके लिए वहां पे परफॉर्म करना आसान है। ठीक है, ये थीम्स है। इसमें सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी को पढ़ना शुरू करना है। लाइक मैं आपको डेमोक्रेसी की डोमेन्स बताऊंगी जो आप लोगों ने करके आनी है एट द एंड। बट अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एसे एंड हाउ टू राइट इट। सबसे पहले ये होता है आपके पास वैसे आते हैं ना, पहली टाइप लिख लें लिटरेरी एसेस। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपके पास कोटेशन दी होती है इस तरह की कि आप इस पे ऐसे लिख दें। कोटेशन नहीं दिया हुआ तो समथिंग लाइक दैट, कोई लिटरेरी आइडिया दिया होगा। ये वैसे तो जेंडर से भी लिखने के लिटरेरी आइडिया भी बॉयज विल बी बॉयज। या आप देख लें कि होप इज द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल फोर्स। सर्वाइवल फोर्स इस तरह के आपके पास टॉपिक्स होते हैं, ये लिटरेरी डोमेन में आते हैं। अब इसके पास आपको देखो डाटा नहीं है कि होप सर्वाइवल फोर्स किस तरह 60% है, 70%, 80%, ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसमें आपने तब अटेम्प्ट करना है जब आपके पास उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ी हो, केस स्टडीज हो, या आपके पास स्टोरीज प्रेजेंट हो। लाइक आपने इतनी बुक रीडिंग अच्छी की हुई है कि आपके पास बॉयज विल बॉयज से रिलेटेड या होप से रिलेटेड या फ्रेंड्स इन नीड या कोई फ्रेंड से रिलेटेड आपके पास कोटेशंस हैं, केस स्टडीज पढ़ी हुई हैं, कोई स्टोरीज एग्जाम्पल्स कुछ भी इस तरह का पढ़ा हो, ये सब आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वरना ऑलवेज यू हैव टू स्किप दिस टाइप ऑफ ऐसे। ठीक है, हम आप इसको यहीं पे कवर करेंगे। अगर आपने लिटरेरी ऐसे का डाटा ढूंढना है ना, तो मैं आपको पोइट्स के नाम लिखवाती हूँ, आप उनके नाम लिखें। सबसे पहले शेक्सपियर, इसी तरह लिखें जिस तरह लिखवाई ना लिटरेरी, और इसके आगे इसके डाटा के सोर्सेज लिखें। शेक्सपियर, फोर्ब्स, शेक्सपियर, नजर आ रहा है ना सबको यहाँ से? मेनली ये लोग हैं। आपने अब क्या करना है कि या फिर आप रूमी की पोइट्री भी डाल सकते हैं। हम जब आप लोगों ने ना इन सारे लोगों की किसी एक की आप लोगों ने पोइम्स या कोटेशन सर्च करनी है, यानी आपने गूगल पे लिखना है शेक्सपियर कोट्स ऑन होप, शेक्सपियर कोट्स ऑन फ्रेंड, ऑन डिफिकल्टीज, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये जितनी भी है ना, किसी की आप इस पे निकाला है, इनकी ज्यादातर किस पे है, ब्यूटी पे है, नेचर के ऊपर है। हाँ, मैंने कोई ना कोई कोटेशन, कोई ना कोई पोइम, यानी आप समझ, अगर होप पर टॉपिक है तो 3-4 आपके पास होप पे कोटेशन हो, 3-4 फ्रेंड पे हो, कोई पोइम हो, कुछ भी हो, हमने वो इनके निकाल के लिख लेने सब टॉपिक्स पे ना। हमने जैसे भी लिटरेरी ऐसे का सेक्शन बनाए, उसके लिए 3-4 पेजेस छोड़ दें, और उन 3-4 पेजेस पे ना इन पोइट्स की या इन ऑथर्स की कोटेशन आपने या कोई पोइम या कुछ भी निकाल के लिख लेना। ये आपका लिटरेरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जिससे तरह के बस लिटरेरी ऐसे आते जाएंगे जो आप पढ़ेंगे पेपर में, तो वैसे वैसे आपने उनके टॉपिक पे ना इनकी कोटेशंस निकाल लेनी। ठीक है, इज दैट ओके? हम दूसरे नंबर ऑफ एसेज आते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव एसेज। मैम बोर्ड नजर नहीं आ रहा। इंट्रोगेटिव एसेज इज
जेंडर इक्वालिटी अमित। अब आपने नोट करना है कि उसने एट द एंड आपके क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसका जवाब एग्री में भी दे सकते हैं और आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। इसमें कोई पास और फेल पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब जब ऐसे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो इट मीन्स कि आप दोनों डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर इस तरह ऐसे आ जाए जो क्या आता है फॉर्मेटिव ऐसे, या फिर आप कहीं कोई भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव कह लें इसको, वो कह दे डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन ही नहीं दी कि आप उससे डिसएग्री करें। ऐसे ऐसे में डिसएग्री करना इज इक्वल टू फेल। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फेल योर ऐसे। जब उसने आपको एक फैक्ट बता दिया है, एक आपको कोई बात बता दी, दिस थिंग इज लाइक दिस, यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू एग्री विद दिस थिंग, अनलेस अनटिल आपके पास कोई इस तरह की चीज ना पूछे, कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा दे। तो आपने ये चीज नोट करनी है कि आपके पास ऐसे डिस्क्रिप्टिव आया है या फिर इंट्रोगेटिव आया है। अगर डिस्क्रिप्टिव आया तो जो वही बात है इसी को आपने प्रूव करना है, और अगर इंट्रोगेटिव ऐसे आया यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इस तरह कह दूं कि जेंडर इक्वेलिटी, एक और ऐसे लिख दूं, जेंडर इक्वेलिटी मिथ और रियलिटी। अब आपने ये नहीं कहा कि जेंडर इक्वलिटी मिथ भी है रियलिटी भी है, उसने जब और का वर्ड यूज कर दिया, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपने किसी एक चीज से एग्री करना है, या मिथ से एग्री करना है या रियलिटी से एग्री करना है। जब और का लफ्ज आ जाए किसी भी ऐसे में, वहां पर भी आपने इस तरह करना है कि उसको एक स्टांस लेना है, जिस तरह यहाँ पर आप एक स्टांस ले रहे हैं, यहाँ पर एक स्टांस ले रहे हैं। बट इसमें मसला ये कि आपने जो उसने लिखा है वही स्टांस लेना है। हियर यू कैन चेंज योर स्टांस जिस तरह भी आपको लगेगा, आप कैसे पावरफुल हो सकता है। हाँ, मार्कर भी देने। उसके अलावा एक ऐसे आता है एंड वाला, जो एंड से कनेक्टेड होता है। ये सबको समझ आ गया ना, क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे में क्या करना है, उसमें क्या करना है, एवरीबॉडी क्लियर। एक ऐसे आपके पास अब आते हैं एंड वाला, डायलेमा ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस। या मैं कह दूं डेमोक्रेसी एंड जस्टिस नीड ट्रांसपेरेंसी। कीप इट इन योर माइंड कि जब और आएगा तो आपने किसी एक टॉपिक से एग्री करना है, जबकि एंड आएगा तो आपने ऐसे को जब भी लेके चलाना है, आपने दोनों को इकट्ठा लेके चलाना है। एंड का मतलब ये है कि आपके ऐसे में ये दोनों चीज एज ए सिंगल काउंट होगी। अब फर्ज करें आपने यहाँ पे डायलेमा वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस है, तो आपने अगर कॉजेज लिखने हैं तब कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस अलग से नहीं लिखेंगे, कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस अलग से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉजेज ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस, सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस। नहीं, एंड से तो दो 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 चीजें जो आपके पास उन्होंने कनेक्ट की हैं, उन दोनों को आपने ऐसे में इकट्ठा लेके चलना, उनको सेपरेट नहीं करना। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि हाउ टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी, तो ये ऐसे का जो गलत हो जाएगा। उसने अब आपको कहा है एंड, तो आपने इकट्ठा लेके चलना है हाउ टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। इज दैट ओके, कि जब एंड से चीजें कनेक्ट होगी तो आपने दोनों को इकट्ठा ही लेके चलना है। ठीक है, ना कि आप एक एक को अलग अलग डील करें। ये एंड वाली बात और वाली बात क्वेश्चन मार्क वाली बात। इज दैट ओके। अब एक नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ एसेज आते हैं, जिस तरह वो कहता है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अपने ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी लिखने हैं, कॉन्स भी लिखने हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे दे दूं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस
सोसाइटी, या मैं दे दूं आपको सोशल डिजिटल डेमोक्रेसी। ये सारे आए हुए सीएसएस में ना, जितने मैंने अपने टॉपिक्स लिखे हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब आगे बस जब इस तरह की तो टर्म आ गई ना कि यहाँ पर एक टर्म है और आगे से आपके पास कॉलन लगा हुआ है और आगे उसी के प्रोज और उसी के कॉन्स पूछे हैं, फिर तो आपने इसी एक टॉपिक पर रिस्ट्रिक्टेड रहना है। ग्लोबलाइजेशन की प्रोज लिख देने, उसी के कॉन्स लिख देने। जब आपके पास टॉपिक इस तरह का है जिसमें तीनों अलग अलग चीजें हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, या डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन तीनों चीजों के अलग अलग मतलब बनते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उसमें आपके पास सबसे आइडियल चीज क्या होती है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप इन दोनों चीजों को जो कॉलन के बाद है इससे रिलेट करें। यानी आप कहें कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन से गवर्नेंस और सोसाइटी किस तरह से खराब होती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से गवर्नेंस और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, या फिर हम किस तरह से इसको कंट्रोल करें ताकि ये दोनों चीजें बेहतर हो सके। क्या हमें इन दोनों चीजों को जो आपके कॉलन के बाद होती है इससे रिलेट करके अपना ऐसे लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज मेन है और ये दो चीजें अलग है तो आपने करना है इन दोनों को इससे रिलेट करना है कि इसकी वजह से ये क्यों हो रहा है, इसको किस तरह इंप्रूव करना है इसके लिए, और इसकी वजह से इन पे क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज रिलेट दिस टॉपिक बिफोर द कोलन विद द अदर थिंग्स जो कि कोलन के बाद दी हुई। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये कॉलन से पहले चीज आ गई है। अब आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन का गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट है, फिर लिखे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, फिर आप लिखेंगे हम इसको किस तरह बेहतर करके इन दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अलग अलग लिखे, जैसे मर्जी लिखें, आपकी मर्जी। अब एक इस तरह का सीएसएस में ऐसे आया, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब इसमें इस तरह सीन था कि सोशल डिजिटल डेमोक्रेसी क्या होती है, कि जो हम सोशल मीडिया को यूज करके डेमोक्रेसी की कैंपेन्स चला रहे हैं, या इस तरह ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेन्स चला रहे हैं, इस तरह की चीजें डिजिटल डेमोक्रेसी। हम डिजिटल डेमोक्रेसी का सोशल मीडिया पे क्या रोल हो सकता है? हाँ, ये बात देखें, हम सोशल मीडिया का रोल डिजिटल डेमोक्रेसी पे आ सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम डेमोक्रेसी कैंपेन चलाते हैं। डेमोक्रेसी तो सोशल मीडिया पे रोल नहीं ना आ सकता, तो ये उसने ऐसे इस तरह का दे दिया था कि जिसमें सोशल मीडिया का रोल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे भी था, सोशल मीडिया का ये रोल डिजिटल डेमोक्रेसी पे भी था, जबकि डेमोक्रेसी का सोशल मीडिया पे कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के ऐसे में अगर आपको भी कोई इस तरह के ऐसे आ जाए जिसमें ये चीज रिलेट ना कर रही हो दोनों के साथ, बट कोई एक चीज रिलेट कर रही हो, तो आपने जो चीजें रिलेट कर रही है उसको इसके साथ भी लिखना है, उसको इसके साथ भी लिखना है कि हाउ सोशल मीडिया प्रमोट्स डिजिटल डेमोक्रेसी, हाउ सोशल मीडिया प्रमोट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, क्या इम्पैक्ट है डिजिटल डेमोक्रेसी पर। इज दैट ओके? मतलब गवर्नेंस सोसाइटी को था, वो आपकी अपनी मर्जी है, अलग ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर को ज्यादा समझ आ जाएगी कि मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि दोनों इससे रिलेट कर रही है ना, तो इसको पहले इस पे लिख लें फिर उसके बाद उस पे लिख लें। लेकिन देखो ना, ये टॉपिक इस तरह का था जिसमें ये डिजिटल डेमोक्रेसी दोनों से रिलेट नहीं हो रही थी, तो इसमें फिर आपने कोई कॉमन चीज ढूंढी जो दोनों को रिलेट कर रही। दिस वॉज ट्रिकी ऐसे कि इसमें आपने सोशल मीडिया का रोल यहाँ पर भी लिखना था, यहाँ पर भी, और फिर एट एंड अपनी रिकमेंडेशन भी ये देनी थी कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से इम्प्रूव करें, ठीक है ना, ये चीज थी इसमें। तो अब आपको ऐसे की टाइप्स क्लियर हो गई कि जो क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे जिसको किस तरह लिखना है, एंड वालों को किस तरह करना है, और वालों को किस तरह करना है, कॉलन वालों को किस तरह करना है, और लिटरेरी को किस तरह करना है। हम नेक्स्ट थिंग इज दिस कि आपके पास कोई ऐसे आता है ना, वहां बैठ के हमने कभी ये नहीं सोचना कि इस ऐसे की टाइप क्या है, जैसे मैंने क्या करना है, बस सिंपल उस टॉपिक को पढ़े और उसको लिखना शुरू कर दें जो भी आपको लगता है। तो ये छोटी मोटी बातें बस जेन में रख लेनी कि आपने डिसएग्री नहीं करना है, जिस तरह चीजें हैं। हमें पहले आपको उसका टाइम मैनेजमेंट बताती हूँ। सबसे जो मेन ऐसे में काम होता है ना, दैट इज द रफ वर्क, जो आपने आउटलाइन बनानी होती है अपने रफ में। एटलीस्ट आपको एक दो दफा रफ में बनानी पड़ेगी, इवन फाइनल में भी जाके।
जब तक आप रफ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं ना करेंगे कभी भी आपके आउटलाइन में आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं होंगे। तो अगर कोई भी टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक आया है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान हम इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान में आपको पता है कि देयर नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स, फूड पे भी इम्पैक्ट है, वाटर पे भी इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट है, डिफरेंट चीजों पे, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, इकोनॉमी पे भी आ रहा है। आपने इस तरह करना है कि अपना जो रफ आपकी जो आपने बंडल दिया हुआ है ना, उसके आखिर वाले पेज पर रफ वर्क लिखें, जितने आपके जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आपने सबसे पहले उनको सारों को एनलिस्ट कर लेना है। सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने जो भी आपके जेब में पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक, आखिर पे पूरा एक बंडल देंगे आपको, वो स्टिच हुआ वो बंडल होगा, उसके आखिर पे आपने शुरू करना। ठीक है, रफ करके आप देंगे जो भी आपकी होगी हेडिंग शेडिंग, और आप लोगों ने सारे जो आपका रफ करके जैसे मर्जी करें, सारे आपने अपने आर्ग्यूमेंट से लिस्ट कर लेना जो जो आपके जहन में बात आ रही है। अब इस हर एक पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरे पूरे आर्ग्यूमेंट बनाने हैं। बट मेन थिंग ये कि आपने जो एनालिस्टिंग करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके लिए कम से कम भी आपके पास 30 मिनट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 40 बस। 40 से ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो आपको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये रफ काम है। रफ के लिए 20 25 30 मिनट आपको लगने चाहिए। बाकी अगर इससे ऊपर आप जाएंगे 30 से तो वो बहुत रिस्की काम है। आगे हमने बनानी है आउटलाइन। 100% आपको ऐसे 100 नहीं चले, आप कहेंगे 99.999% इस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी आउटलाइन ठीक है, आपको ऐसे पास है, आउटलाइन फेल है तो ऐसे, अगर उसने नेक्स्ट लाइन भी नहीं पढ़नी। ये जो आपका मेन ऐसे है ना, ये होता है कोई 12-13 सफों का। नो वन डेयर्स टू रीड दिस ऐसे अनलेस अनटिल उसको लग रहा है कि ग्रामर की गलतियां शुरू में नजर आई हैं, तो फिर अगला भी खोल के देख लेगा कि गलती निकाल लो, वरना वो कभी भी आपका मेन ऐसे नहीं पढ़ेगा। आपका जो पेपर पास होता है ना वो आउटलाइन पे होता है, उसके अलावा आपके नंबर वो देखते हैं इंट्रोडक्शन से और कंक्लूजन से, बस ये 3 चीजें एग्जामिनर ने पढ़नी है। लिखना आपने ये भी ठीक है, बट ये 3 चीजें वो है जिनको गलत लिखेंगे तो उसने आगे पढ़ना ही नहीं आपका ऐसे। तो इसके ऊपर आप मिनिमम भी जो है ना 40 मिनट्स स्पेंड करेंगे एक आउटलाइन बनाने में। और जब आप आउटलाइन अपनी बना लेंगे उसको आपने 2 दफा पहले रीड करना है, फिर आपने ऐसे लिखने जाना है। क्योंकि अगर यहीं पे आपकी रीडिंग में गलती निकल आती है तो आप ऑब्वियसली एग्जामिनर से आगे नहीं ना पड़ेगा, इसलिए आप पहले खुद से अपना पढ़ेंगे आउटलाइन 2 दफा, फिर उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आगे आगे जितना टाइम बचता है वो अपने मेन ऐसे को अपने देना है। ठीक, ये है टाइमिंग का सीन। इज दैट ओके टू एवरीबडी? क्योंकि किसी ने ये नहीं करना कि पहली दफे जाके आउटलाइन लिख देनी है, पहले आपने रफ वर्क करना है, उसके बाद आउटलाइन बनानी है, फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सोचना, उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये सीन है कि हाँ, वाई डज ऐसे फेल, या फिर एक गुड ऐसे की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ऐसे जिसने जो ऐसे पास होते हैं उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। ये एफपीएससी की ना एग्जामिनर रिपोर्ट हर साल आती है, एग्जामिनर रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि इस साल इतने बच्चे फेल हुए ऐसे में, वो इस रीजन की वजह से हुए, इस साल इतने फेल हुए और वो इस रीजन की वजह से हुए। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग कि वो रिपोर्ट से पॉइंट्स निकाले हुए। नंबर 1 थिंग इज द ग्रामर। ग्रामर का मतलब ये है कि आपके आउटलाइन में सिंगल एस की गलती है ना, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, या ईएस की गलती है, या कोई प्रपोजिशन या कुछ भी इस तरह की गलती है, आपका ऐसे वहीं पे फेल है, सिंगल एक गलती से भी। दिस इज नो एग्जैजरेशन, दिस इज द फैक्ट। सिंगल एक गलती से भी हो सकता है कि आप ये वो एक गलती इग्नोर कर दे। बट अगर देखें एग्जामिनर के पास एक है कि उसने 300 बच्चा पास करना है और 300 वो जिनकी एक भी गलती नहीं है, तो फिर तो नहीं ना आपको वो फिर पास करेगा ऐसे। तो ऐसे में सिंगल गलती भी अफोर्डेबल नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा लिखें आप लोग, लेकिन उसको बिल्कुल सही ग्रामर से लिखें और आसान लिखें, कभी भी मुश्किल नहीं लिखना। स्पेलिंग दूसरी बड़ी चीज है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी वो जो है ना वियरेबल नहीं। ग्रामर शायद फिर और स्पेलिंग तो कभी भी वियरेबल नहीं है। थर्ड इज द एक्सप्रेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो आपकी बात है वो एग्जामिनर को समझ आ गई, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसको समझ आ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है
वो हमारे पास इलेक्शन की वजह से बेहतर होती है। अब ये बात लिखने के ना 10 तरीके हैं, जितने आप आसान लफ्जों में ये लिखेंगे ना ये बात, उतने एग्जामिनर के लिए आसान है। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर को कोई डाउट ना हो कि ये बंदा इसमें बात क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये एक्सप्रेशन इज द ओनली थिंग जो क्या आर्गुमेंटेशन को बिल्ड करता है। अगर आप क्लियरली अपनी बात कन्वे कर देंगे एग्जामिनर को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, दैट्स गुड। अब आगे आती है वकैब। इट इज नो नीड कि आप कोई मुश्किल वकैब यूज करें, जितनी आप सिंपल वकैब यूज कर सकते हैं आप करें। इन केस कि आपके पास सिंपल वकैब आपको आती है, बहुत अच्छी वाली वकैब है, बस मुश्किल आती है, फिर आप उसको इतना मेच्योर यूज करें कि ऐसा ना लगे कि आपने वर्ड्स को उठा उठा के अंदर डाला, वैसे लगे कि आप नॉर्मली लिख रहे थे और उसमें ही वर्ड्स आ गए। किसी ने अखबार पढ़ी अभी तक? पढ़ते हैं ना आप लोग अखबार? अखबार में आप लोगों ने आर्टिकल देखे वो किस तरह लिखे होते हैं, कितने आसान वर्ड्स होते हैं, और जो मुश्किल वर्ड होते हैं वो इतने अच्छे फिट हो रहे होते हैं ना कि वो लगता ही नहीं कि उसने जान के लिखे हैं। आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए मेच्योर कि आपके वर्ड्स है ना ऑटोमेटिकली फिट होते जाए। अगर नहीं है ये वकैब आपके पास अच्छी, तो इट इज नो इशू, आप नॉर्मली अपना एक्सप्रेशन अच्छा रखें बस। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये है, वकैब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। नंबर 4 इज दी रेलेवेंस। हम रेलेवेंस क्या चीज होती है? रेलेवेंस ये है कि जो उसने पूछा ना आपने उसको वही बताना है। जितना आप चीजों को डायग्रेस करेंगे जो उधर जाएंगे ना, उतना ही आपके ऐसे फेल होने के मैक्सिमम चांस है। अब मैं आपको सिंपल एक टॉपिक बताती हूँ एंड लेट मी आस्क यू इसमें क्या आएगा। पीपल हैव बिकम, नजर आ रहे हैं? मैम बोर्ड नजर नहीं आ रहा। क्या इरादा वैसे की बात हो रही है? पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन, अच्छा जी पहला टॉपिक है पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, के लोग टेक्नोलॉजी भी ज्यादा क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। अब आपके ख्याल में इसको हम ऐसे लिखेंगे तो उसमें क्या चीज आनी चाहिए? इम्पैक्ट, चले ठीक है। अब आप बताएंगे आना चाहिए, मतलब नॉर्मली ये उसने आपसे बात की। अच्छा पहले तो बताएंगे इसमें आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? एग्री करेंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि लोग डिपेंडेंट नहीं हुई, ऑलवेज एग्री। और इसमें क्या करेंगे? और अगर मैं इस तरह कर दूं? चलिए आप बताएंगे इसमें क्या आएगा। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब मैं सिर्फ आप सिर्फ इसका एक उर्दू तर्जमा करेंगे, उर्दू में इसका क्या मतलब है कि लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गए। तो आपको ख्याल से इसका जवाब क्या होना चाहिए? एक बंदे ने आपको ये बात कही है कि लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए। अब आप इससे क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट क्यों हुए, किस तरह से हुए, उसकी वजह से क्या या असरात आ रहे हैं, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, और किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये सिंपल ऐसे लिखना था। अगर आप इसमें लिखने बैठेंगे यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या चीज है, तो वो तो अब इससे ऐसे गलत हो जाएगा ना, वो रेलेवेंस नहीं रहेगी फिर। रेलेवेंस क्या है कि आप सिंपल बताएं कि ये आपको बात क्यों हुई है, क्या उसके इम्पैक्ट आ रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। आपने अपने जेन में ना बस ये 3 हेडिंग्स रखनी है हमेशा। जब तक आपके जेन में ये 3 हेडिंग रहेगी ना, आपका ऐसा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। और जिस जैसे के टॉपिक में ये नहीं आ रही पूरी, इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे हमने क्या करना है। बट मेजोरिटी ऑफ द ऐसे जो है ना वो 3 हेडिंग में सॉल्व हो जाते हैं। हम आप ये देखें कि एआई इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। उसने आपको बात बता दी कि एआई से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। अब उसने आपसे नहीं कहा कि आप बताएं क्यों नहीं हो रही, बस उसने कह दिया हो गई। अब आपने ये प्रूव करना है कैसे हुई है। पहले आप लिखेंगे हाउ, कि एआई किस तरह डेथ ऑफ क्रिएटिविटी कॉज करता है, क्या इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं, और हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज है। तो अब इसमें देखिए आप लोगों ने क्या किया कि अच्छा जी, पहले तो लोगों ने क्या किया कि एआई से डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है ही नहीं, एआई से क्रिएटिविटी बूस्ट हो रही है। तो पहले तो बात है कि ऐसे आपको यहीं पे फेल हो गए। फिर आगे आपने फट फिर ऐसे ही एग्री करके लिख दिया कि यस एआई इज डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। उन्होंने लिखा है कि एआई के यूजेस क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, हेल्थ में क्या है, मेडिसिन में क्या है। तो ये ऐसे को टॉपिक बन रहा था।
उसने आपको बता दिया था, वो पूछे ना कि यूजेस ऑफ एआई क्या है, तो जो चीज उसने नहीं पूछी, जो उसने बताई हुई है, सिंपली आपने उसको नहीं बताना, आपने रेलेवेंस रखनी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आर्ग्यूमेंटेशन। अच्छा, अब बात आती है आर्ग्यूमेंट। जब आप सिंपल बताएं कि आपने कहा कि हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि लोग डिपेंडेंट क्यों हुए टेक्नोलॉजी पर, यानी आप कॉजेज लिखेंगे, तो आप मुझे कोई एक कॉज बताएं कि लोग डिपेंडेंट क्यों हुए टेक्नोलॉजी पे। आप लोग ज्यादा मोबाइल क्यों यूज करते हैं, डाटा निकालने के लिए मोबाइल क्यों यूज करते हैं, बुक्स क्यों नहीं पढ़ते। इजी एक्सेस है, मतलब शॉर्ट तरीके। आप ये आर्ग्यूमेंट लिख दें, पहले आप ऊपर हेडिंग दें कि व्हाई पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट और पीपल हैव बिकम ओवर टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन मार्क लगाएं, और आप दे दें इजी एक्सेस, ग्रेटर एक्सपोजर, कोई भी इस तरह के 3-4 और बातें लिख दें। तो ये टोटली रॉन्ग है आपकी अप्रोच। ये कोई आर्ग्यूमेंटेशन नहीं, ये आपके वन वर्ड पॉइंटर्स हैं जो कि ऐसे में अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ऐसे में कभी भी आपने एक एक वर्ड नहीं लिखना, इजी एक्सेस टू वर्ड, उसको क्या पता। जो आप ऊपर सवाल पूछेंगे ना अपनी हेडिंग में, उसका जवाब पूरा होना चाहिए, पूरी लाइन का जवाब। इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज मेड पीपल डिपेंडेंट अपॉन इट, पूरी लाइन। ग्रेटर एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी मेक श्योर दैट पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट। कि आपने पूरी अपनी लाइन लिखनी है और उस बात का पूरा जवाब देना है। आपके आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, फुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपके आर्ग्यूमेंट को ना पढ़ के मुझे जरूरत ना पड़े ऊपर सवाल देखने की, मुझे यहीं से समझ आ रहा है कि बात क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं पूरी लाइन लिखूंगी कि ग्रेटर एक्सपोजर हैज मेड पीपल बिकम ओवरली डिपेंडेंट, मतलब मेरी पूरी बात समझ आ रही है ना आपको, तो आपको ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी है नहीं। तो आपने इस तरह करना है कि ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका आर्ग्यूमेंट खुद ही इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है। और ये बात है कि आप अगर सिंपल इजी एक्सेस कहते हैं, मेरे जहन में बहुत से सवाल आते हैं, इजी एक्सेस किस चीज की, किसके लिए, इससे क्या होगा, तो ये हरकत नहीं करनी, पूरे पूरे आर्ग्यूमेंट लिखने हैं आपने। और हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट को अपनी हेडिंग से रिलेट करना है। हर दफा सेम वर्ड यूज ना करें, तो डिफरेंट वर्ड यूज करें, लेकिन आपकी जो हेडिंग्स है वो रिलेट होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इसने पूछा पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब आपने बताना है कि लोग कैसे हुए हैं, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। उसने बता दिया कि हुए हैं, ये वो बात बताइए। अब ये आपने बताना है कि वो कैसे हुए हैं और मतलब उनके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक हाँ, अब आर्ग्यूमेंटेशन क्या होगी कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से बनेंगे। वो जो आपने अपने पॉइंट्स इन लिस्ट किए हैं ना, जो आप लोगों ने अपने रफ वर्क में लिखे हैं अपने पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स से अपने आर्ग्यूमेंट बनाने हैं। अब इम्पैक्ट से ग्लोबल वार्मिंग था इन पाकिस्तान, तो आपके पास एक इम्पैक्ट आ गया कि हीट वेव्स आ रही है। एक इम्पैक्ट आपके पास आ गया कि फूड इनसिक्योरिटी हो रही है या फूड स्कार्सिटी हो रही है। अब आपने सोच के मैंने आर्गुमेंट बनाना है, तो आप इस तरह बनाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हैज अनलीस्ड या कॉज हीट वेव्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अनफोल्डेड द फूड स्कार्सिटी, मतलब इस तरह आपने प्रॉपर वर्ड्स में हेडिंग बना लेनी। ये आपकी होगी आर्ग्यूमेंटेशन। अब सारी ऐसे की गेम होती है आर्ग्यूमेंटेशन के ऊपर कि को कौन सा बंदा कितनी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन करेगा, उसको उतने अच्छे मार्क्स मार्क्स तो इसमें आपको पता है 40 आते हैं। यू ऑल बी नोइंग के इसमें 40 मार्क्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम होते हैं। उससे ज्यादा आना है, इट्स ऑल अबाउट लक, क्योंकि आपको सिर्फ 40 के लिए कम्पीट करना है पास होने के लिए, तो ऐसे इज नॉट अबाउट मार्क्स। अब आर्ग्यूमेंटेशन आपकी ब्रॉड किस तरह से होगी, उसमें एक तो चीज आ जाएगी कि रीडिंग, जितनी आप लोग चीजें पढ़ेंगे उतना आपके पास डाटा अच्छा होगा, जितना डाटा अच्छा होगा उतना आप अच्छा सोचेंगे और उतना आप अच्छा लिखेंगे। दूसरी बात ये होती है कि आप सेग्रीगेट करें अपने टॉपिक को। सेग्रीगेट इस तरह से है कि जैसे आप कॉजेज देख रहे हैं या इंटरेक्ट लिखने लगे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज लिखने लगे हैं ना, सबसे पहले आप सोचें कि इसके इकोनॉमिक, ये 3-4 डायमेंशन जो आपने हर दफा सोचनी है। इकोनॉमिक सोचनी है डायमेंशन जिसकी बन रही है, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, स्ट्रेटेजिकल भी कर सकते हैं। फिर आप करें वर्ल्ड में क्या बन रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये डायमेंशन आपने हर दफा सोचनी है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये तो लाजमी लाजमी हर चीज में आएंगी, ज्योग्राफिकल भी आ जाएगी। इसके अलावा आपने सोचनी होती है हेल्थ डोमेन,
ये आपने डोमेन हर टॉपिक की सोचनी है। फिर आपने सोचना है कि यार इस टॉपिक का आर्ग्यूमेंट इस पे बन रहा है। हम जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, तब देखेंगे उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट हो रहा है, वर्ल्ड पे हो रहा है, इकोनॉमी पे हो रहा है, सोसाइटी पे हो रहा है, पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है कि देखें जिस तरह एक कंट्री ज्यादा एमिशन कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, दूसरी कम पोल्यूशन कर रही है, तो उनकी आपस में वो लड़ाई चल रही है ना कंट्रीज की। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। जोग्राफिकल ये कि वर्ल्ड की जोग्राफी चेंज हो रही है कि हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। स्ट्रेटेजिकल भी यही सिंपली कि हमारे पास कंट्री जो स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट कर रही है कि हमारी कार्बन कम हो जाए। हेल्थ पे भी आपको पता इम्पैक्ट आते हैं। मगर मैं ये वाला टॉपिक देखूँ, ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के हेल्थ पे इम्पैक्ट है ना। अगर हम ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ है स्टेक है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स हमारे पास आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। स्ट्रेटेजिकल तो उसका नहीं है, जोग्राफिकल भी नहीं है, पॉलिटिकल तो है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। हम टेक्नोलॉजी को यूज करके फेक न्यूज वगैरह यूज कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी यूज करके पॉलिटिक्स को फोस्टर भी कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे दें। सोसाइटी में उसका ये इम्पैक्ट है, लोग जो है ना वो अपने राइट्स वगैरह जो है ना वो अच्छे से मांग रहे हैं, जो उनको वो अवेयरनेस आ रही है। इकॉनमी में भी ये इम्पैक्ट है कि जो टेक्नोलॉजी यूज करने से हमारी इकॉनमी बूस्ट हो रही है, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड और पाकिस्तान पे भी है। तो आपने हमेशा इन डायमेंशन के अगेंस्ट हर टॉपिक को सोचना है। उससे क्या होगा कि आपका आर्गुमेंटेशन जल्दी बन जाएगी और इजीली बन जाएगी, ठीक है। हम एक चीज आती है हमारे पास, काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक कॉन्सेप्ट है ऐसे में काउंटर आर्ग्यूमेंट का, जिसपे ना मतलब हर टीचर की अपनी एक राय होती है और इसमें सारे मिथ है। इसमें कोई मसला नहीं आप लिखें या ना लिखें। अगर लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, अगर ना भी लिखते हैं तो भी मसला नहीं है। इसकी बेस पे आप कभी भी फेल या पास नहीं होंगे, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट होता क्या है? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये चीज है कि आपने अपने पूरे ऐसे में स्टांस ले लिया, थीसिस दिया, क्योंकि लोग जो है ना टेक्नोलॉजी पे ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन आप एंड पे कहते हैं कि यार कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि लोग डिपेंडेंट नहीं हुए टेक्नोलॉजी पे, यानी आप अपने स्टांस को काउंटर कर रहे हैं, उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी बता रहे हैं। वो होता है काउंटर परस्पेक्टिव। हाँ, फर्स्ट करेंगे ये था कि नहीं ये तो नहीं जेंडर इक्वेलिटी। हाँ मिथ। हम एक हमारे पास ऐसे है कि जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। अब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वाकई मिथ है, सारा ऐसे लिख दिया, बट एट द एंड आप उसको बताना चाह रहे हैं कि देर आर सम स्कूल ऑफ थॉट, देर आर सम पीपल हु से दैट जेंडर इक्वेलिटी इज नॉट अ मिथ। वो कहते हैं कि ये रियलिटी है, जेंडर इक्वेलिटी है। तो ऐसी बात जिसमें आप अपने पूरे स्टांस को आखिर में आके एक लाइन लिखे मतलब निगेट कर रहे हैं, यानी आप उसको बता रहे हैं कि हाँ ये मेरा स्टांस है लेकिन दूसरे लोगों का ये भी स्टांस है, उसको कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देना। सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट आप एक काउंटर दे रहे हैं। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपके अपने आर्ग्यूमेंट जो कि लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हुए हैं वो चार है, और चार ही आप काउंटर दे रहे हैं, इसका मतलब आपने किसी खाते ऐसे नहीं लगाया, यानी आपने कोई डिमेंशन ही नहीं यूज की। ये होना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे चार दे रहे हैं तो यहाँ पे एक दें, क्योंकि उसको पता लग जाए कि यार चार बातें इस चीज की लोग डिपेंडेंट हुए हैं, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट इस चीज का भी लोग डिपेंडेंट नहीं हुए। मतलब दिस पर्सन नोस कि ये चीज भी एग्जिस्ट करती है, वो भी करती है, लेकिन उसने सपोर्ट किया कि उसकी वेटेज ज्यादा है, तो इसलिए उसने वहां आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम दी है। हम स्टांस से अगेंस्ट तब जाएंगे ना जब हम बराबर लिख देंगे, हम कह रहे हैं कि देर आर सम स्कूल ऑफ थॉट, तो ये बात करते हैं बस। हमने अपनी बातों नहीं की, हमने स्कूल ऑफ थॉट की बात की है ना, इस तरह करेंगे। स्टांस से अगेंस्ट तब हो जाएगा जब आप चार यहाँ पे दें यहाँ पर भी चार दे दें, तो ऑब्वियसली आप अपना स्टांस निगेट करें। जितनी आप बात करें उतनी दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो बात तो खत्म होगी ना। आपने इस तरह शो करना है कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स मैक्सिमम है और इनके नहीं है। अगर आप काउंटर नहीं देना चाहते तो इट्स ऑल ओके, अब ना भी दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाइक आई यूज टू गिव, और जितने मेरे कोलीग्स सबने दिया था, लेकिन अगर ना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, तो ना दे, ना दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। इससे बस एक चीज होती है कि डिजाइनर को पता लग जाता है कि इस बंदे को दूसरा एस्पेक्ट भी पता है, लेकिन ना भी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं आपको टॉपिक देती हूँ क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज रियलिटी है ना हमारे पास, हम इस पे काउंटर आर्गुमेंट बनेगा? ऐसे अब आप कहेंगे कि हम इसके भी दें, इस तरह नहीं देना। आपने देखना है जिस टॉपिक का बन रहा है, जिस टॉपिक का बन ही नहीं रहा उसका आप क्या काउंटर देंगे? देखिए लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हुए हैं, ये बात सबको पता है, इसमें कोई वो कोई बंदा इस तरह है कि तो कहे कि नहीं डिपेंडेंट हुआ है। तो ये चीज है कि आप लोगों ने देखना है कि जिसका बन रहा है जिसका नहीं बन रहा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं, हम कौन कहेगा कि नहीं है? तो ऐसी चीजों को हमने बिल्कुल नहीं देना, लेकिन जहाँ बन रहा है वहां नहीं देना, जहाँ बन रहा है वहाँ आपकी मर्जी, आप देना चाहिए या ना देना चाहिए।
आप एक आधी दफा दे के इवेलुएट करा लें, ऐसे अगर आप लगे कि आपका स्टाइल ठीक है और उससे आपका स्टांस ठीक रह रहा है फिर आप दे दें, वरना अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है फिर आप लोग ना लें। ठीक है, इस तरह कर लें। एक और इसी तरह की चीज आती है थीसिस स्टेटमेंट। अगर नहीं लिखा हुआ ना फिर आपने किसी भी कंट्री का लिखना है, आपने सिर्फ वर्ड का लिखना है। नहीं, नो, ये अच्छा सवाल था। जब तक आप उसने पाकिस्तान का नहीं पूछा आपने नहीं बताना। अगर आप पाकिस्तान का बता देंगे ना आप अपना ऐसे खुद ही नैरो कर रहे हैं ना। जितना ब्रॉड रखे उतना अच्छा है। अगर आप पाकिस्तान का बताएंगे ना फिर आपको हर आर्ग्यूमेंट के अंदर डाटा भी पाकिस्तान का देना पड़ेगा। नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट बताएं बस आपने बता देना है। और अगर वो कहे कि पाकिस्तान में बताएं फिर आपने किसी और के नहीं बताने, फिर सिर्फ पाकिस्तान के बताने। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट कुछ लोग कहते हैं देनी चाहिए, कुछ नहीं देनी चाहिए। इट इज एंटायरली अप टू यू। अगर देना चाहें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है। थीसिस का मतलब क्या होता है स्टेटमेंट का? सिंपल सी ये बात है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है अपने ऐसे के बिल्कुल ही आउटलाइन के स्टार्ट में, या फिर आउटलाइन शुरू हो रही है आपका पेज है। ये आपको लिखने का तरीका बताऊंगी भी, मैं आपको वैसे सिखा रही हूँ सिर्फ। ये आपका पूरा ऐसे स्टार्ट हुआ है। आपने इंट्रोडक्शन के बाद और अपनी जितनी हेडिंग बाकी शुरू करनी है ना, इसके से पहले यहाँ एक स्टेटमेंट देनी होती है, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। हमें थीसिस स्टेटमेंट का मकसद क्या है? सिर्फ इसका एक मकसद है कि एग्जामिनर को शो करे कि आपका स्टांस क्या है। अगर आप पहले लिख देंगे तो वो भी बेहतर है, वरना एग्जामिनर को आगे पढ़ के भी अंदाजा हो जाएगा कि आपका स्टांस क्या है। इट इज एडवाइसेबल कि आप थीसिस स्टेटमेंट को दें। जिस तरह मैं काउंटर को कह रही हूँ को दें तो अच्छा है, इस तरह मैं कह रही हूँ थीसिस तो बहुत अच्छी है अगर आप दे दें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपका स्टांस क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पूरे ऐसे में बात क्या चल रही है। तो यहीं से पढ़ के समझ जाएगा, बाकी वो पूरा ऐसे उसी डायमेंशन में चेक करेगा। वरना थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि यार आगे देखो उसने क्या स्टांस लिया, क्या चीज़ है। तो इट इज़ वेरी बेटर कि आप थीसिस दे दें। और इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको सिखाऊंगी देने का। ओनली 3 लाइन स्ट्रक्चर। और ये थीसिस जो है ना आपको मैक्सिमम 3 लाइनों को मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 हो सकती है लेकिन 5 भी नहीं जाने। 3 सेंटेंसेस वो 3 लाइन पे पूरे आ जाएंगे। एंड मेक इट श्योर कि जो एफपीएससी का पेपर है बहुत लंबा होना है। नॉर्मल पेपर से लेंथ में लंबा होता है तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है हर पेपर करते हुए। और वो इस तरह वेट में भी ज्यादा बड़ा पेपर होगा। और उसकी एक साइड पे लाइन लगी होगी, एक साइड पे आपने खुद लगानी होगी। अच्छा, थीसिस के बाद एक चीज थी वे फॉरवर्ड। सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड इट इज कंपल्सरी। ये उसने पूछा या नहीं पूछा आपने उसको देने ही देना। और ये मिनिमम 4 होने चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम नहीं, ज्यादा तो हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आपने एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपने उसको हाफ बेक्ड वे फॉरवर्ड नहीं देने, यानी आधे आधे नहीं लिखे देने। पूरा सेंटेंस आपने लिखना और बताना है कि आपने काम किस तरह करना है। अगर मैं कहूँ कि जेंडर इक्वेलिटी मिथ है, अब मुझे बताना है कि उसको इम्प्रूव किस तरह करना है। मैं कहूँगी आप लोग लॉज बनाएं, हम मैं सिंपल लिख दूँ कि मेकिंग द लॉज या एनेक्टिंग द लॉज फॉर जेंडर इक्वेलिटी, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने स्पेसिफिकली बताना है कि मेकिंग द वुमेन प्रोटेक्शन लॉज या कुछ इस तरह की बात। फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म टू प्रोड्यूस वुमेन कोटा इन जॉब्स। यानी आपने कंप्लीट उसको आज बताने का क्या करना है। इसमें कोई जेनेरिक बात आपने नहीं करनी। हाँ, आपके जो सजेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इस पे उसने बहुत स्ट्रेस करना है एग्जामिनर ने। आपको सजेशन जो है ना उसमें ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो जेनेरिक नहीं लिखे बल्कि कंप्लीट सजेशन लिखने हैं, तो प्रॉपर एक सजेशन होती है। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब आगे जब एक आपको आगे जब आप लिखेंगे तो आप पूछेंगे कि आप देखें जिस तरह आप यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, आपने लिखना अपना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने हेडिंग दी कि वाई जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। ठीक है, ये आपने लिखना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर ना अपनी 2 वाली आपकी हेडिंग थी, तो आपने बताया कि हमारे पास वायलेंस अटैक्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से है, उसके अलावा वुमेन की पार्टिसिपेशन कम है जॉब में। फिर आपने कहा कि इस तरह के डिफरेंट 10 बार आप 5 आर्ग्यूमेंट आपने दे दिए
कि जो है ना 500 अपने आर्ग्यूमेंट दे दी कि इसकी वजह से जेंडर इक्वेलिटी मिथ है। अब आप कुछ लोग होते हैं वो पूछेंगे कि हर आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें डाटा डालना है या नहीं डालना, तो आपने हर आर्ग्यूमेंट के अंदर डाटा डालना है, बट आउटलाइन में हर के अंदर नहीं डालना, क्योंकि अगर आप आउटलाइन में हर के अंदर लिखेंगे ना तो आपकी आउटलाइन चल जाएगी बहुत लंबी, लेंथ में आपको तकलीफ इतनी होनी चाहिए। आपने सिंपल लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सब बहुत कोई अच्छे आपके पास केस स्टडी पड़ी हुई है, कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल पढ़ी है, कोई रिपोर्ट पढ़ी है, तो आप यहाँ फर्ज करें, मैं कहती हूँ लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, lesser participation of women in politics prove that gender equality is a myth। नीचे मैं लिख दूंगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक केस स्टडी। अगर आपके पास कोई इस तरह की रिपोर्ट बहुत अच्छी वाली पड़ी है तो आप यहाँ दे सकते हैं, और ये हर एक में देने की जरूरत नहीं है, आप पूरी आउटलाइन में 4-5 जगह दे दें, बाकी ना दें। लेकिन जब आप आउटलाइन के पूरा ऐसे लिखेंगे अंदर, तो वहां आपने हर आर्ग्यूमेंट के अंदर एक एक केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टैट प्रश्न कुछ देना है। कई बार हम नहीं भी दे सकते, इतने भी कंपल्शन नहीं है, बट कोशिश करेंगे सब में दें, और जहाँ पे सब में लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी आउटलाइन चल जाएगी बहुत लंबी। समझ आ गई सबको हर बात? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब आगे आती है लेंथ की बात। लेंथ में ये सीन होता है कि आपने 16 आर्ग्यूमेंट्स अपने गिनने हैं। आपके 16 प्लस अगर आर्ग्यूमेंट बन रहे हैं, इसका मतलब आपके ऐसे की लेंथ पूरी है। सीएसएस में आपने ऐसे लिखना होता है 2500 to 3500 वर्ड्स का। तो वो ये है कि आप 16 आर्ग्यूमेंट अपने गिने। लाइक देखिए, इंट्रोडक्शन एक आर्ग्यूमेंट हो गया, एक 1 2 3 4 5 6 इतना आप सारे गिने। 16 प्लस आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आप ठीक लेंथ लिखेंगे, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि उस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपना फाइनल में, तो आप उनको भी 2 गिनेंगे। उसके अलावा वर्ड नहीं काउंट करके लिखना, बस आपने अपने आर्ग्यूमेंट गिन के लिख देना है ऐसे। वर्ड वर्ड आपने नहीं गिनना ना, आपने बस देखना है कि आपका आर्ग्यूमेंट 16 से ऊपर हो रहे हैं ना, बस आप ऐसे लिखना शुरू कर दें, मतलब आप ऑटोमेटिकली ऐसे ठीक हो। ठीक है ना, वर्ड्स नहीं गिनते होते ऐसे। वो आप कैसे गिनेंगे? नहीं ना, वो नहीं ना गिनने, वही आपको बता रही हूँ। हाँ, ने बस आउटलाइन लिखनी है अपनी, उसके बाद आपने 16 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। हर आर्ग्यूमेंट पे एक एक पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ की लेंथ इस तरह होगी कि ये आपका पेज शुरू हो रहा है ना, ये आपके 2 पेजेस हैं, ये आपने इसका अंदाजा रखना है। ये बहुत आसान तरीका है वर्ड काउंट का, वरना इतना टाइम नहीं होगा आप वर्ड लिखिए। ये आपके 2 पेजेस है। आपने पहला आर्ग्यूमेंट जो था फर्स्ट में वॉयलेंस अटैक वाला आर्ग्यूमेंट था, तो आपने यहाँ से शुरू किया एक्सप्लेन करना सारा, यहाँ आपने खत्म कर देना है। यहाँ से दूसरा आर्ग्यूमेंट शुरू कर लेंगे अपना, वो यहाँ पे खत्म कर देना, यानी 2 पेजेस में ना आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। जब आप इस तरह लिखेंगे ना, और आप 16 आर्ग्यूमेंट इस तरह लिखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ड काउंट जो है वो 2800-2900 वर्ड तक चले जाए। ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके 2 पेजेस पे यानी तीसरा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाना चाहिए, यानी इस तरह हो कि इतने पेज पे एक आर्ग्यूमेंट खत्म हो, यहाँ से शुरू होकर अगला चले जाए। ठीक है। अब ना इसमें एक और चीज आती है कि जब आपके पास एफपीएससी की शीट आएगी ना, पहला पेज, वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो उसमें कोशिश करेंगे आप ऐसे यहाँ से ना स्टार्ट करें। हम यहाँ पे हेडिंग दे, क्वेश्चन नंबर जो आपका ऐसे का टॉपिक उसकी हेडिंग दें, और अगले पेज के शुरू से आप शुरू कर दें इंट्रोडक्शन या जो भी चीज है। ये एक पेज ये हो गया, एक उससे अगला पेज, और एक उससे अगला आता। बस मैक्सिमम कोशिश करें कि आपकी आउटलाइन इतनी ही हो, इससे लंबी आउटलाइन ना जाए, यानी 2.5 साइड्स की आउटलाइन, 2.5 साइड से ज्यादा आपकी आउटलाइन ना जाए, मैक्सिमम कोशिश करनी है आपने। अगर जा रही है तो आप ठीक है, उसमें ना मसला नहीं है, लेकिन इससे काम नहीं होनी चाहिए। अब ये भी नहीं आप बिल्कुल एक सफे की लिख दें, मतलब सबसे बेस्ट ये कि 2.5 सफे की लिखें, बट अगर 3 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, वो भी फाइन है, 2 से 3 के दरमियान आप लिख सकते हैं। और इसमें बेस्ट ये कि आप 2.5 पेजेस की आउटलाइन लिखें। और हर पैराग्राफ के अंदर आपको लिखने का मैं तरीका सिखाऊंगी। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स से क्या सीन है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आपने इस तरह करना है कि अगर तक बस टॉपिक आ गया है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, तो इसमें आपने ऐसे करना है कि प्रोज भी अगर 7-8 लिखने, तो ये भी 7-8 लिखने, यानी बराबर नंबर लिखना है। लेकिन अगर आपके पास ये टॉपिक है कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तो वैसे टॉपिक में आपने बताना है कि वाई पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये आपका सबसे मेन होगा। इसमें आपने मिनिमम 5 से 6 आर्ग्यूमेंट देने ही देने। इसके बाद आप लिखेंगे इम्पैक्ट्स, वो आप 4 देंगे बस, सोल्यूशन भी 4।
मेन आपका फोकस जो होता है ना वो इस मेन टॉपिक पर होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसको आपने एड्रेस करना है। तो अगर जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, तो वाई जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, तो इस पे आपके मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट आने चाहिए। इज दैट ओके? अच्छा, मैं आपको डेमोक्रेसी की थीम लिखवाती हूँ जो आपने पढ़नी है, मैं बताती हूँ किस तरह पढ़ के लानी है। लिखिए ब्राइट साइड ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 1। ब्राइट साइड का मतलब डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में ब्राइट साइड क्या है, यानी क्यों अच्छी जा रही है, होप्स क्या है डेमोक्रेसी के लिए, या पॉजिटिव चीजें डेमोक्रेसी की क्या है। ये तीन एक बात हो जाएगी, एक तो मेन आपने लिखनी है। दूसरा आपने लिखना है डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही है, उसके लिए हर्डल्स क्या आ रही हैं। तो कोई भी नेगेटिव बात है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, पाकिस्तान के ओरिएंटेड सिर्फ लिखना है। थर्ड आपने डेमोक्रेसी को सोशल मीडिया के साथ रिलेट करके, सोशल मीडिया के डेमोक्रेसी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, नेगेटिव क्या है, और इसको कंट्रोल किस तरह करना है, और डेमोक्रेसी के खुद की बेहतर करने के सॉल्यूशंस क्या हैं। अभी ये तीन थीम्स बस आपने लिख लें आप लोग इसको। डेमोक्रेसी की पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, डेमोक्रेसी ठीक करने के लिए सॉल्यूशंस, और डेमोक्रेसी का सोशल मीडिया का डेमोक्रेसी का पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, उसको ठीक किस तरह करना है, ये अब लिखें जरा एक दफा। एवरीबॉडी हैज रिटन दिस थिंग्स। अच्छा, अब आपने तो सर्च किस तरह करना है, आपने सिंपली सबसे पहले ये काम करना है कि ब्राइट साइड ऑफ डेमोक्रेसी लिख के गूगल पे ब्राइट साइड ऑफ डेमोक्रेसी डॉट डॉन, हम आपके पास ना डॉन के आर्टिकल्स आएंगे गूगल पे, आपने 3 से 4 आर्टिकल्स को रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर, जैसे कि डेमोक्रेसी की ब्राइट साइड ये कि इलेक्शंस अच्छे चल रहे हैं, स्मूथ ट्रांजिशन चल रही है, एजुकेशन है, ये वो। आपने नोट्स में ना वो हेडिंग्स लिखनी है बस, एंड देन यू हैव टू सर्च दोबारा फिर से ब्राइट साइड ऑफ डेमोक्रेसी। अब डॉन नहीं लिखना, अब बस खाली लिख के सर्च करना है। अब कोई भी आप एक आर्टिकल जो मेन आ रहा है ना, आप उसको रीड करें, इन हेडिंग्स में ऐड करें, और फिर आप डाटा ढूंढें इसके रिलेटेड। डाटा इस तरह ही है कि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन 2000 कौन सा 2024 के डाटा, उसका आपको डाटा आ जाएगा। फिर आप लिखिए ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के डिफरेंट आपने डाटा निकालना है। और वो मैं आप लोगों से लिंक भी शेयर कर देती हूँ जहाँ से डाटा वगैरह निकलना है आज सर के साथ, तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। वरना आप लोगों ने खुद भी इनके हेडिंग्स और मेन इनका डाटा ये आपके साथ इकट्ठा होना चाहिए कल। ठीक है, कल आपके पास ये तीन थीम्स का, ब्राइट साइड का, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया के साथ का डाटा होना चाहिए। और कल हम जो है ना थीसिस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, ओपनिंग पैराग्राफ। उसके बाद हम जिसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे, फिर हम आउटलाइन पूरी लिखनी सीखेंगे। हम आप लोग बताएंगे अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई चीज बहुत तेजी से गुजर गई हो, या कुछ भी इस तरह की चीज जो डाउटफुल लग रही हो। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल नहीं है? यार लेकिन ना लिखनी चाहिए, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन आप लिखते तो बेहतर है। इतनी आसान है वो लिखनी, हम सीखेंगे ना, यू विल बी नोइंग कि सबसे आसान चीज है, उसमें कोई मसला नहीं है। सारों को समझ आ गई है? बिल्कुल समझ नहीं, दो चीजें हो सकती हैं। समझ आ गई? डेटा आपने इस तरह से निकालना है, फर्स्ट करें आपको हेडिंग आई है डेमोक्रेसी की ब्राइट साइड, ये इलेक्शंस, इलेक्शन अच्छे चल रहे हैं मतलब डेमोक्रेसी अच्छी है। अब आप निकाल लेंगे गूगल पे डाटा ऑन इलेक्शंस ऑफ 2024, कोई से भी एक बात निकाल के लिखने डाटा के इतने परसेंट वुमेन पार्टिसिपेशन थी, इतने परसेंट मेल पार्टिसिपेशन थी, इतनी टर्न आउट रेशियो थी, कुछ भी। हम हर्डल आती है कि डेमोक्रेसी इसलिए फेल हो रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप लिखने ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स क्या पाकिस्तान का, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज, करप्शन देखने क्या इंडेक्स है, इस तरह की बातें हम देख। और आपको अक्सर डाटा डॉन से भी मिल जाएगा, वो आर्टिकल्स पढ़ी होंगे उसके अंदर ही आपको डाटा भी कुछ मिल जाएगा, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? किस किसने ऐसे पहली दफा देख मतलब ये हुआ है जिसका
अच्छा, सबका ऐसे पहली वाली दफा हो रहा है, फिर तो आप लोग के बहुत सवाल होने चाहिए ना। किसी को भी सवाल नहीं है। खैर आपने ये पहले 3 थीम्स पढ़ के लेके आनी है। हाँ। हम्म। इसमें आपने इस तरह करना होता है कि इसका मैं प्रॉपर बताती हूँ। जब अगर उसको इस तरह का वर्ड आ जाए कि फ्रेगमेंटिज्म वर्सेस, या कोई भी सिंपल वर्ड में देखें प्रोज वर्सेस कौन द सोशल मीडिया, अब आपने इसमें ना प्रोज बताने ना कौन, हम दोनों को बराबर उठाना है। अच्छा, इसमें आपने क्या बताना होता है कि लाइक सिंपली जैसे हमने प्रोज एंड कॉन्स वाले टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का डील किया, उसी तरह आपने इसको डील करना है कि प्रोज वर्सेस कौन है। पहले आप बताएंगे प्रोज ऑफ सोशल मीडिया, फिर बताएंगे कौन सा सोशल मीडिया। ठीक है, तो वर्सेस का मतलब ये होता है कि आपने दोनों टॉपिक को साथ साथ लेके चलना है, और इसमें खास तौर पे आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि यू हैव टू मेक श्योर जितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे उतने ही यहाँ पे हो, वरना ये ऐसे जो है ना टेक्निकली फेल हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, 6 वहां पे, 6 ही कौन, 6 जो भी चीजें हैं ना आपने मतलब बराबर देनी है। ठीक है। बिल्कुल। ब्रिक्स आगे वर्ड बोले, ब्रिक्स एंड पाकिस्तान है ना, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको ना उर्दू में देखें, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। अभी ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इनका और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है ना, ये एक चीज है, और इसके लिए क्या रिकवरी के प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे पास क्या उम्मीद है कि हम क्या कर सकते हैं। आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि पहला आप इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी बाय द कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिक्स इन पाकिस्तान। इसके अंदर आप देखो उसमें बात ही आपसे कुछ ही प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, मिनिमम आपके जो है ना 8 से 10 आर्ग्यूमेंट इसी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपने दूसरा पॉइंट ऐड करना है ना, वो आप ऐड करेंगे, या तो चैलेंजेस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, या आप कर दें वे फॉरवर्ड कि हम लोग इसमें क्या और मजीद बेहतरी ला सकते हैं। बट ये वे फॉरवर्ड जो है ना, इससे आपको कर देगा ओवरलैप, क्योंकि जितनी आपको फ्यूचर उम्मीद है, प्रोस्पेक्ट्स हैं, वही वे फॉरवर्ड भी है। इसमें आप चैलेंजेस देंगे तो ब्रिक्स और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और बस आपको ऐसे ही खत्म। उसके आर्ग्यूमेंट होंगे ना, चैलेंज के अंदर आप 4 या 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। 2 से 4 नहीं, 4। हाँ। हम्म। कॉजेज नहीं बताएंगे उसमें, आप उसमें वे फॉरवर्ड बताएंगे। वे फॉरवर्ड बताना होता है, कॉजेज जब तक वो ना पूछा आपने नहीं बताना है। चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड जो है ना, ये आप ऐड कर सकते हैं, कॉजेज इन अनलेस एंटिल वो ना पूछा आपने नहीं बताना है। और ये भी हम तब ऐड करते हैं ना वापस आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ कम बन रही हो। अब आप इम्पैक्ट लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन का, आप लिखेंगे वर्ड पे क्या आ रहे हैं, फिर आप लिखेंगे इकोनॉमिक सेक्टर पे क्या है, हेल्थ पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, डेमोक्रेसी पे। फिर भी आपके आर्ग्यूमेंट कितने हो जाएंगे, 10-12 होंगे। फिर आप कहेंगे कि मैंने 16 किस तरह पूरे करना है, तो उसमें आप या वे फॉरवर्ड देंगे या चैलेंज देंगे। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप वे फॉरवर्ड दे दें, या फिर आप जिस तरह अगर ब्रिक्स वाला है तो इसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि आप लोग बता सकते हैं कि ब्रिक्स और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, ये वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, वो बता सकते हैं। यानी आपने कुछ ना कुछ इस तरह का देना कि कैसे एक पूरा स्टोरी बन के कवर हो जाए। ठीक है, ये चीज है प्रोस्पेरिटी। हम्म। हम्म। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और पाथवे पे आप देंगे 10 से 12 आर्ग्यूमेंट। चैलेंजेस आपने ऐड किए वो ऑप्शनल है, आप कर दें ऐड अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप 16 के 16 आर्ग्यूमेंट दे सकती हैं उस पर, तो आप दे दें। ये सिर्फ इसलिए आपने करना है, मैंने पहले बताया था कि आपकी लेंथ जब का ना बन रही हो फिर आप ये चीजें ऐड करनी है। अगर आपको लगता है कि आप मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट इस तरह ही दे सकते हैं तो आप दे दें। लेकिन जो बेस्ट आइडियल तरीका वो यही है कि आप चैलेंजेस या कुछ इम्पैक्ट से कुछ डालें। कि प्रॉस्पेरिटी वाला टॉपिक था, ये 6 से 2024 का टॉपिक है, ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक था। इसको लिखना इस तरह था कि पाथवेज टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, उसके 2-3 पाथवेज, सोशल प्रोस्पेरिटी उसके पाथवेज, हर एक के अलग अलग लिखने थे।
और उसके एंड पे आपने देना कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। और आप ये बता सकते हैं कि मजीद हम पाकिस्तान में बेहतरी किस तरह कर सकते हैं। ये इसका होल स्ट्रक्चर था जो कि डी कोड किया गया था। तो बेसिकली ऐसे के टॉपिक को ना डी कोड करना आपकी मेन होती है कि जिस तरह का टॉपिक आया उसका आप उर्दू में पहले समझे, तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो वो पूछना चाह रहा है, बस उसको फिर आंसर करना है, ठीक है। तो ऐसे की डी कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन चॉइस ऑफ ऐसे, आपके पास 10 टॉपिक पड़े होते हैं ना पेपर में, आपने एक चूज करना है। दैट मैटर से आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं, आपने वो चूज करना है जिससे आपको लगे कि आपने पहले लिखा हुआ है ऐसे, पहले आपने पढ़ा हुआ है, या अगर दोनों नहीं किया हुआ, पढ़ा लिखा नहीं हुआ, फिर आप ये देखेंगे जिससे आप बेहतर लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप शौक शौक में कहेंगे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है मैं ये देख, ऐसे नहीं करना जिसपे आपकी ग्रिप अच्छी है। अगर आप लिख रहे हैं टॉपिक, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको दौरान यानी रफ आउटलाइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं यार नहीं इससे मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, मेरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही, छोड़ दें उसको, कोई और टॉपिक उठा लें, ठीक है। ये टाइम वेस्टेज वाली चीज है। तो इसकी पहले ही कोशिश करें कि कुछ अच्छा टॉपिक उठाएं। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इस पर आउटलाइन बनानी शुरू की थी। लेकिन जब मैंने थीसिस लिख लिया उस वक्त मुझे लगा कि दिस टॉपिक इज ट्रिकी, तो मैंने इसको छोड़ के फिर ऑनलाइन लर्निंग वाला किया। तो ये आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है उस तरह, बट मेक श्योर कि आप टॉपिक उठा रहे हैं उसका आपको अच्छा आता हो बस, ठीक है ना। अब इस पे लोगों ने एक और काम किया था कि जो टेक्नोलॉजी पे लोग डिपेंडेंट हुए हैं ना, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया था। जबकि उसने ये नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा कि हुए हैं, क्यों हुए, उससे इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, सोल्यूशन क्या है, बस, ठीक है। अब ऑनलाइन लर्निंग वाला एक ऐसे था, ये 2023 का 6 नंबर ऐसे है। उसका टॉपिक था कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑल्सो, नहीं था ये तो मसला था, नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ओपन इफेक्टिव, ये उसने स्ट्रक्चर गलत कर दिया था, देन ट्रेडिशनल लर्निंग। उसने ये ऐसे दिया कि जो ऑनलाइन लर्निंग है ना वो कन्वीनियंट भी है, इफेक्टिव भी है ट्रेडिशनल लर्निंग से। मैंने जो इसको लिखा था, मैंने लिखा था कन्वीनियंट किस तरह से, एफिशिएंट किस तरह से। मैंने इसमें ना 6 आर्ग्यूमेंट दे दिए, टोटल 12 आर्ग्यूमेंट हो गए। फिर मैंने कहा कि इस तरह अगर हम ये मॉडल चूज करें ऑनलाइन वाला, तो इसकी सोसाइटी में इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, इम्पैक्ट्स आप बता दें 3-4, फिर आप वे फॉरवर्ड दे देंगे हम इस मॉडल को मजीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं। मैंने इस तरह लिखा एंड आई गॉट 44 मार्क्स। तो वैसे आपको पता है 40 जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, तो इट वाज लाइक दैट कि आपने उसको थोड़ा एक वो कन्वीनियंटली पूरा बता दिया कि अलग अलग उसकी भी पूछी बात बता दी, तो थोड़ा उसको एक्स्ट्रा भी बता दिया कि इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं, जो भी चीज़ है। मैंने काउंटर भी दिया था, मैंने लिखा था कि ट्रेडिशनल लर्निंग इज मच डिसिप्लिन एंड बेटर इन द ऑनलाइन लर्निंग, कॉलन काउंटर आर्ग्यूमेंट। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी, यानी आपने उसको पहले बता देना कि मेरा काउंटर है। मैंने आपको अभी ये तो बताया था, ये ऐसे जो ये फॉर्मेटिव ऐसे है ना, डॉट लगा दिया उसने बात खत्म कर दी। अब आपने डिसएग्री नहीं ना करना, अगर वो क्वेश्चन वहां करता है ना तो फिर आप डिसएग्री करते हैं। बहुत बहुत रिस्की है। टॉपर ऑफ पीएमएस 2022 है, मतलब सेकंड पोजीशन में फैजान अख्तर उनका नाम है। उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखा था, नहीं फेल्ड ऐसे, उनकी पीएमएस में पोजीशन है। तो मतलब ये कि उनका ये कसूर नहीं था, बट ये कि हमारा सिस्टम इस तरह का कि आप अगेंस्ट ना आ जाए तो बेहतर, ठीक है ना। अच्छा, किसी को कोई और सवाल? अच्छा, आप लोग दोनों की बातें नहीं खत्म हुई, आप लोगों को समझ आ गया ऐसे? व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लाफिंग देन यू आर टॉकिंग। देखिए डिसिप्लिन रखें क्लास का। सेकंड बात ये कि आप अपनी जर्नी के इतना एक जिंदगी के 7-8-9 महीने की चीज पे लगा रहे हैं, तो 20 चीजें तो देखना। और ऐसे समथिंग कि जिसको आपको पता है कि कितना उसका वो लाइक इस पेरेंट्स इसी में फेल हो, तो आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करके लाना है, फिर हम कल इस पर डिस्कशन करेंगे। जी जी। एग्री करना, आप डिसएग्री में लिख ले, लेकिन अगर आपका ऐसे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत नहीं देता, कभी भी नहीं देता, शायद किसी एक टॉपिक में दे दे, उन्होंने नहीं। और वो एग्री में अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं। जब देखिए ऑनलाइन लर्निंग में आर्ग्यूमेंट ज्यादा बनते हैं, ट्रेडिशनल में आप क्या देंगे मुझे बताएं, सिवाय इसके कि वो डिसिप्लिन है, क्या है उसके अलावा और? वो ना वैसे बन भी नहीं रहा, अगर किसी के पास बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट बन रहा है तो वो दे दे ऐसे, लाइक वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि जनरल अगर कन्विंस हो रहा है आपकी बात से तो आपको पास कर देगा। बट एग्री करने में तो वो मतलब ये कि 90% लोग एग्री कर रहे होते हैं ना, वो डिसएग्री करने वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है अच्छा, ताकि वो उसको पास करे, ठीक है। सब हेडिंग मतलब
जिस तरह आप अगर लिख रहे हैं कि लाइक अगर मैं डेमोक्रेसी का लिख रही हूँ कि डेमोक्रेसी फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आप लिख लें वाई डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, में हेडिंग होगी। सब हेडिंग में लिखें पॉलिटिकल कॉजेज, उसमें आर्ग्यूमेंट दे दें। सो हाँ दे सकते हैं। हाँ हर एक आर्ग्यूमेंट पे अलग लिखेंगे, मतलब पॉलिटिकल पे इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। हम इसमें ये होता है कि आप ये जो आर्ग्यूमेंट है 3 पॉलिटिकल में दे दें, 3 सोशल में दे दें, 3 हिस्टोरिकल में, तो आपको वैसे भी तो 10 देने ही है ना, तो इस तरह दे दें। तो मर्जी आपने इस तरह लिखना है, नहीं लिखना आपकी अपनी मर्जी। लेकिन ऐसे के अंदर कोई हेडिंग नहीं देते, कोई कुछ नहीं डालना, ना डायग्राम। हाँ आउटलाइन में दे सकते हैं। और ऐसे के अंदर आपने कोटेशन भी लिखनी है ना, तो आपने इस तरह लिखनी है कि लाइक अगर ये आपकी कोई लाइन चल रही है, ये लाइन यहाँ खत्म हुई है ना, साथ ही पॉइंटर से यहाँ पे कोटेशन लिख दें। यहाँ कोटेशन खत्म हुई है, फिर दोबारा पॉइंटर हटाए और अपने जो नॉर्मल पेन से लिख रहे थे लिखना शुरू कर दें। यानी लाइन के अंदर ये भी कोटेशन आनी चाहिए, वो भी आपने सेपरेटली नहीं लिखनी। ठीक है, ऐसे में कोटेशन सेपरेटली नहीं लिखनी, लाइन्स के अंदर ही लिखनी है। ठीक है। ज्यादा बेटर है वो। मैं अपनी इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगी। बेहतरीन ये तरीका होता है कुछ इस तरह का स्टार्ट दें एग्जामिनर को, लाइक वो इंटरेस्ट फील करे कि मैंने आगे पढ़ना है इसको। वरना आप नॉर्मल से स्टार्टिंग तो हर बंदा दे रहा है। हम डेमोक्रेसी में लिख देंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, हर बंदा लिख रहा है ना। वही आपको अच्छे से शेक्सपियर की कोटेशन दें या कुछ इस तरह का, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बेहतर से आप दे दें। फुल स्टॉप नहीं देना, और फ्रेजेस यूज भी नहीं करना, आपने सेंटेंसेस यूज करना है। फ्रेजेस में ये होता है कि बेस्ट तरीका फ्रेज यूज करना है। ठीक है, लेकिन फ्रेज में आपकी बात समझ नहीं आती, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, इसलिए हम सेफ अप्रोच पे जाते हैं कि आप सेंटेंस लिखें। और इस तरह नहीं करना कि 4 सेंटेंसेस 4 फ्रेजेस, जो लिखना है पूरे ऐसे में वही लिखना है, या सेंटेंस लिखना है पूरे ऐसे में, या पूरे में फ्रेज लिखना है। और बेहतर ये है कि आप सेंटेंस पूरा लिखें कंप्लीट एज अ थर्ड पर्सन। बिल्कुल ठीक है जी। कोई और सवाल नहीं? कल डाटा सबने इकट्ठा करके लाना है, कल फिर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे, और फिर हर बंदा अपना अपना डेटा पे अपने थीसिस लिखेगा। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज। दे दिया आपने? मुझे दे देना। आपने मुझे अपने सामने दी है। नहीं आप फिर मैंने से वही नहीं तुम सामने की लिखते नहीं। मैंने यहाँ चक्कर से रख के नहीं लिखा है, मुझे तो वैसे भी लेट गई थी। मुझे देखने में नहीं पड़ी तो शायद मेरे बाहर से मुझे आ गई।
स्टूडेंट से चलेंगे होल्ड
आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग अंदर बैठे आप लोग इकट्ठी होगी पुराने बैच वाली